हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो मैं एनसीईआरटी का कक्षा 11 का जो ज्योग्राफी है उसका इसके पहले 1 से लेके 4 चैप्टर तक करवा चुकी हूँ मैं आपको। आज मैं आपको जो 5 चैप्टर है खनिज एवं शैल उसको करवाऊँगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाती रहूं। तो और मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें। खनिज एवं शैल, तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है तथा शेष भाग जो है टाइटानियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थों से बना हुआ है। पृथ्वी के प्रॉपर्टी का जो प्रमुख तत्व है वो क्या है? तो हम लोग सब जानते हैं जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है उसका सबसे प्रमुख तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑब्वियसली क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, यानी 46.60। सिलिकॉन 27 इसको आप कॉपी में नोट करते चलो क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको काम आएगा और आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13, लोह 5.00, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09 और अन्य जो है 1.41 है। तो भूप्रकृति पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते बल्कि सामान्यतः ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक, अब देखिए खनिज क्या है? एक प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संघटक तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है। खनिजों की अनेक किस्में बनती है। भूप्रकृति पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान की गई है। कितने? 2000, और उनको नाम दिया गया, लेकिन उनमें सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनमें शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैग्मा ही खनिजों का मूल स्रोत है। यानी खनिजों का मूल स्रोत क्या है? तो वो मैग्मा है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। तो क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। ये घनाकार, अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार और प्रिज्म आदि हैं। क्रिस्टल का बाहरी रूप क्या है? अणु की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है। और इसका आकार कहता होता है क्रिस्टल का घनाकार होगा, अष्टभुजाकार होगा, षष्ठभुजाकार, प्रिज्म आदि होगा। उसके बाद है विदलन। विदलन किसको कहते हैं? सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, अणुओं की अतिरिक्त व्यवस्था का परिणाम। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं, जो विदलन है। और विभंजन किसको कहेंगे? अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। तो पता चल गया आपको क्रिस्टल किस प्रकार टूटता है? अनियमित रूप से टूटता है। इस प्रकार खनिज बोल रहा, ये तो आपको बता दिए। अब चमक रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है। जैसे मेटेलिक, रेशमी,
ग्लासी आदि। इसकी प्रत्येक पदार्थ की क्या होती है? अपनी चमक होती है। रंग, कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणिक संरचना से निर्धारित होती है। जैसे मेलाकाइट, जो मेलाकाइट है, देख पा रहे हैं आप, जो मेलाकाइट है, मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। तो ये मेलाकाइट, एजुराइट और कैल्सोपाइराइट, इसमें क्या होता है? इनमें अपना रंग होता है और अशुद्धि के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धि के कारण क्वार्ट्जट का रंग श्वेत, यानी ये रंग किसके कारण होता है? अशुद्धि के कारण होता है। इसका रंग कैसे होता है? क्वार्ट्जट का रंग क्या होगा? श्वेत होगा। है ये खनिज का भौतिक विशेषता हम बता रहे हैं। भौतिक विशेषता में ये सारे पॉइंट आएंगे। तो अभी क्या है? धारियाँ, रंग के बारे में इसके पहले भी पढ़े रंग, इसके बाद है धारियाँ। किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट, मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियाँ भी हरी होती है। फ्लोराइट का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियाँ होती है। इसका रंग बैंगनी होता है लेकिन धारियाँ श्वेत होगा। उसके बाद पारदर्शिता, पारदर्शिता, प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती है कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है। पारभासी, प्रकाश किरणें आर पार होती है लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी किसको कहेंगे? प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होगा। अपार मतलब जिसको पार नहीं कर सके तो वो अपारदर्शी हो गया, और पारदर्शी जिसको पार कर सके, तो यही हो गया। प्रकाश की किरणें क्या होगा? बिल्कुल भी पार नहीं कर सकेगी। संरचना में देखेंगे, प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम और खुरदरे पीसे हुए तंतुयुक्त पृथक करने योग्य अपसारी और विकरणकारी होती है। कठोरता, तो क्या है? कठोरता, सापेक्षिक प्रतिरोधक का चिन्हित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना। ये खनिज हैं टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपर, क्वार्ट्जट, टोपाज, कोरंडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच और चाकू का नोक कितना है? 5.5 है। हमारे हाथ का जो नाखून है ये 2.5 है, 2.5 है कठोरता उसका। अब है आपेक्षिक भार, दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दे। खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। अब हम लोग देखेंगे भौतिक विशेषता। अभी तक आपको बताया सारा क्या है। तो क्या बोल रहा है? कुछ प्रमुख खनिज तथा उनकी विशेषता क्या है। अभी तक हम लोग खनिज का संरचना का प्राकृतिक जो ये था उसका देख रहे थे, भौतिक विशेषता देखे। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख खनिज तथा उनकी विशेषता क्या है। जैसे फेल्ड्सपर, ये खनिज है सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन की सभी फेल्ड्सपरों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्ड्सपर में शामिल है। पृथ्वी की प्रपट्टी का आधा भाग फेल्ड्सपर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक का होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन, पृथ्वी की प्रपट्टी का आधा भाग फेल्ड्सपर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। अब आते हैं क्वार्ट्जट ये रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है। यह श्वेत और रंगीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है। रेडियो और रडार में क्वार्ट्जाइट लगा हुआ रहता है। ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक होता है क्वार्ट्जाइट। अब हम लोग आएंगे पैरोक्सिन। पैरोक्सिन क्या है? ये कैल्शियम
कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पैरोक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। पैरोक्सिन, इसका रंग हल्का और हरा और काला होता है। पैरोक्सिन का कलर कैसा होता है? हरा। उसके बाद आएंगे एम्फीबोल। एम्फीबोल के प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोह, मैग्नीशियम है। इनमें पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। ये हरे एवं काले रंग का होता है। इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हॉर्न ब्लेंडर भी एम्फीबोल का एक उदाहरण है। जो हॉर्न ब्लेंडर होता है ना, वो किसका उदाहरण है? एम्फीबोल का है। अब आएंगे माइका। इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोह, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। माइका विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। माइका का उपयोग किसमें होता है? विद्युत उपकरणों में होता है। उसके बाद आएंगे ओलिवीन। मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका ओलिवीन के प्रमुख तत्व होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में होता है। यह सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टलीय होते हैं जो बेसाल्टीय शैलों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट और बेराइट जैसे खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे धात्विक खनिज। इनमें धातु तत्व होते हैं। धात्विक खनिज में क्या होंगे? धातु तत्व होते हैं। ये 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। बहुमूल्य धातु, ठीक है, कि क्या क्या? बहुमूल्य धातु, लौह धातु और अलोहिक धातु। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बहुमूल्य में क्या आएगा? स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, लोह का ज़्यादा दाम है। लोह धातु में लोह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाए जाने वाली धातु। अलोहिक नाम से और जिसमें लोहा नहीं हो, इसमें ताम्र, सीसा, जिंक, टीन, एल्युमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। उसके बाद आ जाएगा अधात्विक खनिज। इसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फास्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज हैं। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। सेल, पृथ्वी के प्रॉपर्टी सेलों से बनी है। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सेल खड़ी नरम है। ग्रेबो काला, क्वार्ट्जाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संघटक नहीं होता। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्सपर तथा क्वार्ट्जाइट हैं। सेलों एवं स्थलाकृति तथा सेलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्रियों को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सेलों के विभिन्न प्रकार हैं। पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है, यानी सेलों के विज्ञान को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तित एवं दूसरी सेलों के साथ संबंध। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे माइका, एम्फीबोल। अच्छा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसे क्या बोल रहा है कि जो चट्टानों का निर्माण पद्धति के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में बांटा गया है। निर्माण पद्धति के आधार पर क्या क्या है? निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूह में बांटा गया है। आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत है, ठीक है। उसके बाद अपसादी शैल है और कायंतिक शैल है। आग्नेय, अपसादी और कायंतिक। अपसादी शैल जो है वही जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है, और कायंतिक शैल उपस्थित शैलों में पूर्ण क्रिस्टलीयकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। आग्नेय शैल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चूँकि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा, लावा,
से होता है, अतः इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। यानी प्राथमिक सेल किसको कहते हैं? आग्नेय सेल को। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेल का निर्माण होता है। जब मैग्मा निकलता है धरती से और जब वो निकलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद जो सेल का निर्माण होगा वो आग्नेय सेल होता है, जिसको इंग्लिश में इग्नियोस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले ही जानते हैं ना। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह क्रिया पृथ्वी की परपट्टी तथा पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया। इसकी बनावट इसके कणों के आकार, व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिजों के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की माध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय सेल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया तथा टफ जो है आग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण हैं। तो इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि आग्नेय सेल के उदाहरण क्या हैं, तो आप बता सकते हो ग्रेनाइट, ग्रेवे, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, टफ आग्नेय सेलों के प्रमुख उदाहरण हैं। जब भी आप आग्नेय सेल के बारे में अगर पूछेंगे चट्टान का कितने प्रकार टाइप्स होते हैं तो 3 टाइप्स का नाम लिख के आग्नेय सेल किसके, आग्नेय का क्या अर्थ है, किसे कहते हैं और लिख के एग्जाम्पल दे देना है। ये विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रही हूँ तो नोट्स में इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है अपसादी सेल। अपसादी अर्थात सेडिमेंटरी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सेलें आग्नेय, अपसादी एवं कायंतित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेपण होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं और यह प्रक्रिया शिलीभवन यानी लिथिफिकेशन कहलाती है। बहुत सी अपसादी सेलों में निक्षेपण परतें यानी शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषता बनाए रखती है। इसी कारणवश बालुकास्म जेल सेल जैसी अपसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। अभ्य निर्माण पद्धति के आधार पर अपसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख भागों में किया गया है: यांत्रिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित और रासायनिक रूप से निर्मित। तो फिर आप देख सकते हो यांत्रिक रूप से, कार्बनिक रूप से और रासायनिक रूप से। यांत्रिक रूप से निर्मित में क्या होएगा, इसका उदाहरण क्या है, बालुकास्म, पिंडशिला, चूना, प्रस्तर, शैल और बी मृदा। उसके बाद कार्बनिक में क्या आएगा, गीज राइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला यानी कार्बनिक में। रासायनिक रूप में श्रिंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास। तो जैसे देख रहे हैं चूना प्रस्तर है, चूना पत्थर कार्बनिक रूप में भी होगा और रासायनिक रूप में भी चूना पत्थर होगा, यानी ये दोनों रूप में ही चूना पत्थर होगा। कांतिक सेल, कांतिक का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। यह सेलें दाब, आयतन तथा तापमान यानी पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेल के संपर्क में आता है या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायंतन होता है। कायंतन वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। यह वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने और पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका संगठन होना गतिशील कायंतिक कहलाता है। क्या कहलाता है, गतिशील कायंतिक कहलाता है। ऊष्मीय कायंत्रण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायंत्रण के 2 प्रकार होते हैं, एक संपर्क कायंत्रण, दूसरा प्रादेशिक कायंत्रण। संपर्क रूपांतरण में सेल गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा तथा लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में सेल का पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा तथा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायंत्रण में उच्च
उच्च तापमान तथा दबाव तथा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दाब के कारण विकृतियाँ होती हैं और सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कांतिक सेलों में खनिज पदार्थ खनिज अथवा कणों की व्यवस्था को पत्रण यानी फोलिएशन या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली सी या मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कांतिक सेलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं। बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेल कहते हैं। कांतित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कांतिक सेल के प्रकार निर्भर करते हैं। कांतिक सेल को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो पत्रिक सेल अथवा अपत्रिक सेल। पट्टी तासमीय ग्रेनाइट साइनाइट स्लेट सिस्ट संगमरमर क्वार्ट्जाइट रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल लिख लो। पत्रिक सेल, अपत्रिक सेल, पट्टितास ग्रेनाइट साइनाइट स्लेट सिस्ट संगमरमर क्वार्ट्जाइट रूपांतरित सेल के उदाहरण हैं। उसके बाद आएगा सेल चक्र। सेल अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहता बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहता है। सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है। इसमें पुरानी सेल परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती है। स्टूडेंट, आप प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें। अब हम लोग देखिए आग्नेय सेल को तो बताए थे आपको, प्राथमिक सेल कहते हैं एवं अन्य अपसारी। ये किस प्रकार ये चक्रण है। अपक्षयन तथा अपर्दन सेल चक्र है। कैसे एक चक्र दूसरे चक्र में परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ आग्नेय सेल है, ठीक है। मैग्मा से जब मैग्मा में क्या हुआ, पिंडन हुआ तो आग्नेय सेल हुआ। आग्नेय सेल का क्या होगा, हवा के द्वारा जल के द्वारा अपक्षय और अपरदन होगा और फिर वो क्या होगा, उसका शिलीभवन होगा और वो अपसारी सेल में परिवर्तित होगा। जब अपसारी सेल में दबाव पड़ेगा तो वो क्या होगा, कांतिक सेल में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर कांतिक सेल क्या होगा, गलन होगा, गलन की क्रिया होगी और वो क्या होगा, धीरे धीरे फिर वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इस तरह क्या होता है कि सेल का जो चक्र है वो चलता रहता है। तो बस इतना ही है, ये कंप्लीट है। तो आप इसका एक अच्छा सा नोट बना लें स्टूडेंट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।